to all of you. My name is Praveen Sharma. And my name is Mayank Shah. Today we both are going to explain you about human respiratory system. So what is respiration? What is the basic difference between breathing and respiration? So first of all, respiration. Respiration is a cellular process which takes place in two phases. First of all, exchange of gases, and second, oxidation of food for the production of energy, that is ATP, and ATP is the energy currency unit of the cell. So what is the basic difference between respiration and breathing? जब ये टर्म आप respiration और breathing सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में confusion अकर जरूर होता है. तो पहले मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ. ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है. फिजिकल प्रोसेस मतलब अगर कोई ब्रीथ कर रहा है तो आप उसे देख सकते हैं, पर ऑन द अदर हैंड रिस्पायरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है जो सेल के विदिन होता है, तो आप उसे देख नहीं सकते हैं. पहला डिफरेंस तो ये था. दूसरा डिफरेंस, यहाँ रिस्पायरेशन में एनर्जी इवॉल्व होता है जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पर ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी इवॉल्व नहीं होता है. ब्रीदिंग take place with the help of intercostal muscle and diaphragm. On the other hand, respiration occur in mitochondria and cytoplasm. Breathing alveoli में होता है. alveoli मतलब कि वहाँ पे exchange of gases होता है. But respiration, as it is a live process, it take place in each and every cell of our body. तो यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो आगे जानते हैं कि कितने टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. तो इसके लिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं. यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि टूटता है पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और यहाँ पे हम लोग को एनर्जी मिलता है. यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. एथेनॉल इज नथिंग बट बेसिक C2H5O6. हम लोग समझते हैं कि ईस्ट में केवल और केवल एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, पर यहाँ पे हम लोग गलत हैं. यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, बट ये बस डिपेंड करता है ईस्ट के ऊपर कि वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं. अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ईस्ट वहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन भी परफॉर्म कर सकता है. यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड में लैक ऑफ ऑक्सीजन के बारे में. तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी फॉर्मेशन होता है. तो जानते हैं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता कैसे एक्चुअली में. तो हम लोग जब विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज एंड फिजिकल वर्कआउट, हम लोग का एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है. इसी कारण हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और अगर हमें ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है जिसके कारण ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में 2 ATP रिलीज होता है. लैक्टिक एसिड को क्योर करने का एक बहुत ही सही तरीका है, आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, या तो उसके अलावा आप हॉट ऑयल मसाज भी ले सकते हैं. यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और 36 ATP रिलीज होता है, जो कि बेसिकली हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखने को मिलता है. तो इस लेवल से हम लोग ये पता लगाए हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन फॉलोइंग पाथवेज क्या होता है. ये 3 स्टेप्स था फॉलोइंग पाथवे का जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है. तो इससे हम लोग अब डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में. तो एरोबिक रिस्पिरेशन में एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ. ऑन द अदर हैंड इन एनारोबिक रिस्पिरेशन वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ. एरोबिक रिस्पिरेशन में यहाँ पे एथेनॉल, एरोबिक रिस्पिरेशन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP रिलीज हुआ, और यहाँ पे एनारोबिक रिस्पिरेशन में एथेनॉल, CO2 और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ. टोटल जो ATP प्रोड्यूस होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में वो होता है 38, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइम ब्रेकडाउन, पहला बार ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए हम लोग दोनों को ऐड करके 38 ATP बोल सकते हैं. पर ऑन द अदर हैंड एनारोबिक रिस्पिरेशन में केवल और केवल 2 ATP रिलीज होता है, और ये दोनों टाइम, ये जो पायरुवेट है ये दोनों टाइम टूटता है केवल और केवल साइटोप्लाज्म में. और यहाँ पे जो एरोबिक रिस्पिरेशन में जो पायरुवेट होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, और ऑन द अदर हैंड इन एनारोबिक रिस्पिरेशन ये टूटता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट. सो यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन. तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक्चुअली में रिस्पिरेशन कैसे अगर होता है. तो इसके लिए मैं मयंक झा को बुलाना चाहूँगा फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन. So good morning to all of you. As Praval said that respiration is a complex process. So nature has given us a well-defined respiratory system known as human respiratory system. It consists of nasal nostril,
nasal passages, then pharynx, larynx, windpipe, and windpipe then further divided into two main bronchi, and each is known as bronchus. Each bronchus inserted into their respective lungs, and so now we understand each of the parts. So first of all, air enters through nostril. It contains so much dust particles, which is very harmful for our body. So there is a hair present in our nasal cavity, which prevent the entering of dust particles in our body. It filters the dust particle, but nasal dust particle, there is also very minute dust particle present. So there is a mucus secreting gland which secrete mucus. It stick with the dust particle and made a solid substance, and after it is taken out by us. Then nasal cavity leads to a wide cavity known as pharynx, which is the common passage for food and air. In below the pharynx, there is a flap-like cartilaginous ring is present, which is known as epiglottis, which prevent the entering of food in the windpipe. Then pharynx leads to larynx. Larynx is also known as the windpipe. Larynx is also known as the voice box, which produces voice. When air enters into larynx, it gets vibrating and produces sound. It can easily seen in male because it is produced out as known as Adam's apple. Then it further goes to a 4-inch pipe known as trachea. It is also referred as a windpipe. If you clearly observe, there is a C-shaped cartilaginous ring is present. This prevents the collapsing of walls of trachea while breathing. Then trachea divided into two bronchi, each of known as bronchus. They enters into their respective lungs. Each bronchus divided into secondary bronchus, then tertiary, and at the last it divides into a fine bronchioles. At the end of the bronchioles, there is a balloon sac-like structure present known as alveoli sac, which is the actual site for the exchange of gases in human body. It is also known as a miniature lung. Now we are going to know about the main respiratory organ, lung. Lung is a spongy conical shaped structure which is pinkish in color. If you clearly observe, what do you think? Are the lungs are in same size? No. Right lung is greater than the left lung because left lung gives a space to accommodate heart, because at base of the heart is slightly tilted to the left, so there is a space to provide the space for the lung. The lungs are protected in a cage-like structure known as rib cage. Not only human respire and breathe, all the organisms present in earth can respire. For example, fish can breathe through gills, scorpions and a spider breathe through hook lungs, and in plant, various parts in plant, the gaseous oxygen occur in various parts of the plant, such as in leaf, it exchanges the gas through stomata, in stem, it through lenticels, and in roots, it exchanges through root hairs. So how gaseous exchange occurred in human through alveoli is further explained by Prabal. So as Mayank have told you that air has entered till alveoli. So what are the characteristic features of a respiratory organ? It should be moist either with mucus or water. It should be vascular and it should have large surface area. Now we will compare this with alveoli. So all the features lie in the alveoli, such as there are 300 million alveoli present in our lungs. It has a large surface area of 80 meters square, which is 50 times more than the average surface area of our skin. And moreover, it helps in smooth exchange of gases. So
So some facts about breathing. Total lung capacity is 6 liter. Residual volume is 1300 to 1400 milliliter. Normal breathing rate is 12 to 16 times, and during vigorous exercise it went up to 20 to 25 times. So at last one topic is left, which is how oxygen is transported to each and every cell. So as air reaches till alveoli, it has a fine thin of capillaries present in them, and in capillaries there is a hemoglobin present. When it combined with oxygen, it forms oxyhemoglobin. When it combined with carbon dioxide, it forms carbaminohemoglobin, and when it combined with carbon monoxide, it forms carboxyhemoglobin. You will shocked to know that in carbon monoxide, oxygen hemoglobin react efficiently then of oxygen and then that of carbon dioxide. It means that it make easy bond with carbon monoxide. So when oxyhemoglobin reaches to tissue, it splits down into oxygen and hemoglobin by the process of diffusion, and this oxygen get into the cell, and the hemoglobin get back into the bloodstream. So this is how respiration occurs in human being. Thank you, and I hope that you like our explanation.